सुनने वाले सभी ज्ञान पिपासुओं और जिज्ञासुओं का आज के इस गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, सभी का स्वागत है। अगर शिक्षा, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और सफलता की रणनीतियों के विषय में किसी की भी दिलचस्पी है, तो आज का ये विश्लेषण बेहद दिलचस्प लगने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि आज का जो विषय है वो बहुत ही प्रासंगिक है। एकदम। और अक्सर इस शो पर हम भारी भरकम रिसर्च पेपर्स या किताबों का विश्लेषण करते हैं, लेकिन आज हमारी स्रोत सामग्री कुछ अलग है। मतलब आज हमारे पास एक आधिकारिक घोषणा पत्र है। एक पीडीएफ दस्तावेज। हाँ, एक प्रोस्पेक्टस जिसे रामगढ़ शहर के एक जाने-माने संस्थान दक्ष एजुकेशंस ने जारी किया है। और सच कहूं तो पहली नजर में देखने पर ये किसी भी आम विज्ञापन या ब्रोशर जैसा ही लग सकता है। सही बात है। एक ऐसा पीडीएफ जो शायद व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्ड किया जाता हो, लेकिन जब इस दस्तावेज की परतों को ध्यान से देखा गया तो इसमें से आधुनिक शिक्षा प्रणाली का एक पूरा साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट निकलकर सामने आया। ये सिर्फ एक संस्थान का प्रचार नहीं है, बल्कि यह इस बात का एक केस स्टडी है कि आज के दौर में अकादमिक एक्सीलेंस को कैसे डिजाइन, मार्केट और एग्जीक्यूट किया जाता है। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन भी यही है। हमें ये डिकोड करना है कि ये जो डीसैट 2026 है, यानी दक्ष स्कॉलरशिप सह प्रवेश परीक्षा, हाँ, ये आखिर किस कार्य प्रणाली पर आधारित है, इसकी पूरी संरचना कैसी है, और ये भी कि इसके पीछे का असली उद्देश्य क्या है। एकदम। और सबसे अहम बात, एक साधारण सा दिखने वाला ये दस्तावेज हमें एजुकेशन सेक्टर के बदलते परिदृश्य, पेरेंट्स की उम्मीदों और छात्रों के माइंडसेट के बारे में क्या गहरी अंतर्दृष्टि देता है। तो चलिए इसके हर पहलू को खोलकर समझते हैं। शुरुआत स्रोत में दी गई सबसे प्रमुख जानकारी से करते हैं। दक्ष एजुकेशंस 29 मार्च 2026 को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ये डीसैट परीक्षा आयोजित कर रहा है। मार्च के अंत में। हाँ, और ये तारीख अपने आप में बहुत रणनीतिक है, क्योंकि मार्च के अंत में अक्सर स्कूलों के फाइनल एग्जाम्स खत्म हो रहे होते हैं। बिल्कुल। और छात्रों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी अगले साल की प्लानिंग के मोड में होते हैं। ये वो ट्रांजिशन विंडो है जहां कोई भी नया शैक्षणिक निर्णय लिया जाता है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा एक क्रिटिकल सवाल पूछना है। मतलब दस्तावेज में इसे स्पष्ट रूप से स्कॉलरशिप सह प्रवेश परीक्षा कहा गया है, जी, जो मेधा या मेरिट के आधार पर 50% तक की स्कॉलरशिप का वादा करती है। अब अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचें तो क्या ये स्कॉलरशिप का एंगल महज एक मार्केटिंग फनल नहीं है? मार्केटिंग फनल मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आकर्षित करने का एक तरीका, ताकि वे कम से कम उस इकोसिस्टम में कदम तो रखें। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। इसे हम एजुकेशन मार्केटिंग में एक्विजिशन स्ट्रैटेजी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे सिर्फ एक गिमिक मान लेना शायद गलत होगा। अच्छा, हाँ, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा मनोविज्ञान काम कर रहा है। जब कोई संस्थान प्रवेश और छात्रवृत्ति को एक साथ जोड़ देता है, तो वो असल में एंट्री प्रोसेस को गेमीफाई कर रहा होता है। ओहो, गेमीफाई कर रहा होता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक ट्यूशन क्लास में एडमिशन लेने की बात नहीं रह जाती, ये एक चुनौती बन जाती है। जो छात्र ये परीक्षा दे रहा है, वो सिर्फ एक सीट नहीं मांग रहा है, वो अपनी काबिलियत साबित कर रहा है। एकदम, वो अपनी काबिलियत के दम पर उस सीट की कीमत को आधा करने की कोशिश कर रहा है। ये पहले दिन से ही छात्र के अंदर एक अचीवर माइंडसेट सेट कर देता है। ये गेमिफिकेशन वाला नजरिया वाकई दिलचस्प है। यानी आप कह रहे हैं कि ये परीक्षा छात्र को ये महसूस कराती है कि उसने वो जगह कमाई है, हाँ, ना कि सिर्फ पैसे देकर खरीदी है। और शायद इसी मनोविज्ञान को और मजबूत करने के लिए स्रोत में एक और बहुत ही दिलचस्प बात लिखी है, सीटों की संख्या को लेकर। हाँ, संस्थान ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि उनके पास केवल 250 सीटें हैं। साथ ही सीमित समय के लिए निशुल्क पंजीकरण यानी फ्री रजिस्ट्रेशन का भी जिक्र है। ये जो स्कैरसिटी या सीमित अवसर का मॉडल है, ये इस पूरे परिदृश्य में कैसे फिट बैठता है? स्कैरसिटी एक बहुत ही पावरफुल ट्रिगर है। जब दस्तावेज साफ तौर पे कहता है कि केवल 250 सीटें हैं, बिल्कुल, तो ये सीधे तौर पे एक्सक्लूसिविटी का सिग्नल दे रहा है कि हर किसी को एडमिशन नहीं बिल्कुल मिलेगा। कोई भी गंभीर पेरेंट जब ये पढ़ेगा तो उसके दिमाग में सबसे पहली बात ये आएगी कि यहाँ भीड़ भाड़ नहीं होगी। क्वालिटी एजुकेशन में सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट टीचर रेशो की होती है। हाँ, 50-60 बच्चे एक क्लास में होते हैं। सही कहा। तो ये जो 250 की कैपिंग है, ये अश्योर करती है कि हर बच्चे पर पर्सनलाइज्ड अटेंशन दिया जाएगा। लेकिन इसका दूसरा और ज्यादा इम्पैक्टफुल पहलू है फ्री रजिस्ट्रेशन, और वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए। हाँ, फ्री रजिस्ट्रेशन किसी भी छात्र या पेरेंट के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत कम कर देता है। बिल्कुल कम कर देता है। मतलब फॉर्म भरने में कोई नुकसान तो है नहीं, पैसा तो लग नहीं रहा। एकदम,
और यहीं पर दस्तावेज का एक और मास्टर स्ट्रोक सामने आता है। स्रोत में लिखा है कि परीक्षा में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ओहो, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। हाँ, अब सोचिए एक बच्चा जिसने फ्री में रजिस्टर किया, एग्जाम दिया और भले ही वो टॉप 250 में ना आ पाए या उसे स्कॉलरशिप ना मिले, फिर भी उसे एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिल रहा है। ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है, ये उस ब्रांड के साथ उस परिवार का एक इमोशनल कनेक्ट बना देता है। एक तरह का पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। बिल्कुल, जो कहता है कि आपने प्रयास किया और हम उस प्रयास की इज्जत करते हैं। तो कुल मिलाकर डीसैट महज एक टेस्ट नहीं है, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल फिल्टर है जी, जो क्रीम स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट भी कर रहा है और बाकी स्टूडेंट्स के साथ एक ब्रांड लॉयल्टी भी बिल्ड कर रहा है। एकदम सही। अब इस फिल्टर के बाद जो छात्र अंदर पहुंचते हैं उनके साथ क्या होता है, क्योंकि कोई भी संस्थान सिर्फ वादों पर तो नहीं टिक सकता। बिल्कुल नहीं, परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है। स्रोत में पिछले वर्ष के परिणामों का जो डेटा दिया गया है वो काफी बड़े दावे करता है और उन दावों को डिकोड करना सबसे जरूरी हिस्सा है इस चर्चा का। स्रोत के अनुसार दक्ष एजुकेशंस के छात्रों ने विद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। गणित और विज्ञान जैसे कोर्स सब्जेक्ट्स में छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, साथ ही आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के परिणाम भी शानदार रहे हैं। लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया वो है 100% सिलेबस का समय पर पूरा होना। यही सबसे अहम पॉइंट है। अब हम सभी जानते हैं कि 90% मार्क्स लाना कोई नई बात नहीं है। कई जगह यह क्लेम किया जाता है। बिल्कुल, हर कोचिंग सेंटर यही कहता है। लेकिन ये समय पर सिलेबस पूरा होना इतना हाईलाइट क्यों किया गया है? क्योंकि यही वो धुरी है जिस पर वे 90% मार्क्स टिके हुए हैं। कैसे? अगर हम कॉग्निटिव लोड थ्योरी या सीखने के विज्ञान की बात करें, तो जब कोई सिलेबस एग्जाम से ठीक पहले हड़बड़ी में पूरा किया जाता है, जो कि अक्सर स्कूलों में होता है, हाँ, तो छात्र का ब्रेन सिर्फ इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने या रटने में लगा रहता है। उस जानकारी को प्रोसेस करने या अप्लाई करने का समय ही नहीं बचता। मतलब बस रट लो और एग्जाम में लिख दो। बिल्कुल, लेकिन जब संस्थान ये क्लेम कर रहा है कि वे 100% सिलेबस समय पर पूरा कर रहे हैं, तो इसका सीधा अर्थ है कि वे छात्रों को रिट्रीवल प्रैक्टिस यानी रिवीजन के लिए एक बहुत बड़ा बफर टाइम दे रहे हैं। और शायद इसी बफर टाइम में वो दूसरी चीज काम आती है जिसका दस्तावेज में जिक्र है, नियमित टेस्ट एवं मूल्यांकन से निरंतर सुधार। एकदम सही पकड़ा आपने। सिलेबस को जल्दी खत्म करके वे इस कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के लूप को एक्टिवेट कर देते हैं। हम सभी जानते हैं कि निरंतर मूल्यांकन कैसे काम करता है, लेकिन इसका असली इम्पैक्ट तब दिखता है जब इसे सिलेबस कंप्लीशन के साथ जोड़ा जाए। क्योंकि तब आपके पास अपनी गलतियों को सुधारने का वक्त होता है। बिल्कुल, जब आप हर हफ्ते या हर महीने टेस्ट ले रहे होते हैं, तो आप दरअसल एग्जाम के डर को नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं। हाँ, बोर्ड एग्जाम का प्रेशर इसलिए होता है क्योंकि वो साल में एक बार आता है, लेकिन जब एक छात्र साल भर उसी फॉर्मेट में दर्जनों टेस्ट दे चुका होता है, तो फाइनल एग्जाम उसके लिए सिर्फ एक रूटीन टेस्ट बन जाता है। ये तो बहुत ही लॉजिकल है। तो ये जो 90% से अधिक अंक हैं, ये किसी क्रैश कोर्स का नतीजा नहीं है, बल्कि ये इसी सिस्टमैटिक डीसेंसिटाइजेशन का बाय प्रोडक्ट है। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है देखने का। यानी आप सफलता को एक इवेंट नहीं बल्कि एक प्रोसेस बना रहे हैं। जी, एक पूरी प्रक्रिया। और स्रोत ये भी कंफर्म करता है कि पिछले साल डीसैट की सभी सीटें पूरी तरह से भर गई थीं। हाँ, यह इस बात का सबूत है कि ये प्रोसेस सिर्फ पेपर पर नहीं बल्कि जमीन पर भी काम कर रहा है और लोग इस पर भरोसा जता रहे हैं। बिल्कुल, लोगों को रिजल्ट्स दिख रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, ये सब तो ठीक है बोर्ड क्लासेस के लिए या हायर एजुकेशन के लिए। दस्तावेज में जो पाठ्यक्रम की संरचना दी गई है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। आप उस रोड मैप की बात कर रहे हैं जो कक्षा 1 से शुरू होता है? हाँ, दस्तावेज में 3 मुख्य स्तर बताए गए हैं। पहला प्री फाउंडेशन जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए है। जी। दूसरा फाउंडेशन बैच जो कक्षा 6 से 8 के लिए है। और तीसरा बोर्ड विशेष बैच कक्षा 9 से 12 के लिए। बिल्कुल। अब मुझे थोड़ा क्रिटिकल होने दीजिए। कक्षा 1 के बच्चे के लिए कोई फाउंडेशन या कोचिंग? ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है। क्या ये बचपन के साथ खिलवाड़ नहीं है? मतलब एक 6 साल के बच्चे को इस हाई परफॉर्मेंस इकोसिस्टम में डालने का क्या तुक है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक आपत्ति है जो कोई भी सुनेगा तो सोचेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो हमें इसे उस संस्थान के कोर मोटो के लेंस से देखना होगा जो स्रोत में दिया गया है। आज मजबूत नींव, कल उज्जवल भविष्य। ठीक यही।
अगर हम एजुकेशन साइकोलॉजी की गहराई में जाएं तो कक्षा 1 से 5 वह समय होता है जब किसी भी इंसान का कॉग्निटिव फ्रेमवर्क या सोचने का तरीका आकार ले रहा होता है। हमारे पारंपरिक स्कूल सिस्टम में अक्सर इसी उम्र में बच्चों को रटने की आदत पड़ जाती है। यह सवाल है, यह इसका फिक्स जवाब है। और एक बार जब वो रटने की आदत पड़ गई तो कक्षा 9 या 10 में आकर उस आदत को तोड़ना और कॉन्सेप्ट्स को समझाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एकदम सही। इसलिए जब ये दस्तावेज कॉन्सेप्ट आधारित शिक्षण की बात करता है और उसे प्री फाउंडेशन से जोड़ता है तो वे दरअसल उस रटने वाले पैटर्न को शुरू में ही ब्रेक कर रहे हैं। मतलब वे जड़ पर ही काम कर रहे हैं। हाँ, वे एक ऐसा पाइपलाइन बना रहे हैं जहां बच्चा पहले दिन से ही क्यों और कैसे पूछना सीखता है। जब वही बच्चा फाउंडेशन बैच में यानी कक्षा 6 से 8 में आता है तो उसका बेस इतना सॉलिड होता है कि वो अलजेब्रा या फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिना किसी कॉग्निटिव ओवरलोड के समझ लेता है, क्योंकि उसका सोचने का तरीका पहले से ही डेवलप हो चुका है। बिल्कुल। और जब तक वो बोर्ड विशेष बैच में पहुंचता है तब तक वो उस पूरे इकोसिस्टम और उस इवैल्यूएशन प्रोसेस का पूरी तरह से आदी हो चुका होता है। मतलब ये 1 दशक लंबा लॉक इन पीरियड है। एक तरह से हाँ। संस्थान एक छात्र को उसकी पूरी अकादमिक यात्रा के दौरान अपने ही पेडागोजिकल फ्रेमवर्क में ढाल रहा है। ये एक समानांतर स्कूलिंग सिस्टम बनाने जैसा है। इसे आप एक पैरेलल इकोसिस्टम कह सकते हैं। और कोई भी इकोसिस्टम सिर्फ एक पिलर पर खड़ा नहीं होता। दस्तावेज के अगले हिस्से में उन कार्य प्रणालियों का जिक्र है जो इस पूरे 12 साल के रोड मैप को सस्टेनेबल बनाती हैं। हाँ, और यहीं पर मुझे इस ब्रोशर का सबसे क्रिटिकल हिस्सा मिला। अक्सर हम बात करते हैं स्टूडेंट और टीचर की जी, लेकिन इस दस्तावेज में एक और स्टेक होल्डर को बहुत ही प्रमुखता से शामिल किया गया है, पेरेंट्स। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत में मासिक टेस्ट एवं अभिभावक फीडबैक को एक अहम फीचर बताया गया है। आमतौर पर पेरेंट्स फीस भरते हैं और फिर सीधे रिजल्ट वाले दिन स्कूल जाते हैं, पीटीएम वाले दिन। हाँ, लेकिन यहाँ हर महीने का फीडबैक लूप है। ये कितनी बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इसे अकाउंटेबिलिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। जब कोई संस्थान ये लिखकर दे रहा है कि वे हर महीने टेस्ट लेंगे और उसका फीडबैक पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे, तो वे दरअसल पेरेंट्स को उस बच्चे की शिक्षा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर रहे हैं। इससे एंड ऑफ ईयर सरप्राइज सिंड्रोम खत्म हो जाता है। एंड ऑफ ईयर सरप्राइज सिंड्रोम ये क्या है? हाँ, मतलब जब पेरेंट्स को साल के अंत में अचानक पता चलता है कि उनके बच्चे को तो मैथ समझ ही नहीं आ रही थी। ओहो, हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल। तो मासिक फीडबैक लूप से होता यह है कि अगर बच्चा किसी एक टॉपिक में पीछे छूट रहा है तो उस गैप को उसी महीने आइडेंटिफाई करके फिक्स कर लिया जाता है, ना कि उसे अगले साल तक के लिए टाल दिया जाता है। एकदम। ये घर पर भी एक ऐसा माहौल बनाता है जहां पेरेंट्स बच्चे को डांटने की बजाय ये समझ पाते हैं कि उसे असल में कहाँ मदद की जरूरत है। और शायद यही वजह है कि स्रोत में एक और बहुत ही दिलचस्प टर्म का इस्तेमाल किया गया है, सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण। जी, अब जब हम एक कोचिंग संस्थान की बात करते हैं तो अनुशासन और कठोर परिश्रम जैसे शब्दों तो समझ आते हैं, जिनका जिक्र इस पीडीएफ में है भी। लेकिन ये सुरक्षित वातावरण या सेफ एनवायरनमेंट से इनका क्या तात्पर्य हो सकता है? क्या ये सिर्फ फिजिकल सिक्योरिटी है? फिजिकल सिक्योरिटी तो एक बेसिक हाइजीन फैक्टर है, हाँ, वो तो होना ही चाहिए। हाँ, लेकिन जब हम इस तरह के एक हाई परफॉर्मेंस कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं जहां लगातार टेस्ट हो रहे हैं, हाँ, जहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल, वहां साइकोलॉजिकल सेफ्टी सबसे ज्यादा मायने रखती है। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि जब कोई छात्र तनाव में होता है या डरा हुआ होता है तो उसके ब्रेन में कॉर्टिसोल रिलीज होता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। हाँ, और ये हार्मोन सीधा मेमोरी फॉर्मेशन और लॉजिकल थिंकिंग को ब्लॉक कर देता है। मतलब अगर बच्चा डर के मारे पढ़ रहा है तो वो असल में कुछ सीख ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं सीख रहा, बस रट रहा है ताकि सजा से बच सके या डांट से बच सके। ठीक कहा। इसलिए एक प्रेरणादायक और सुरक्षित वातावरण का मतलब है एक ऐसा स्पेस जहां गलती करने की आजादी हो, जहां उसे जज ना किया जाए। हाँ, जहां मासिक टेस्ट में कम नंबर आना एक फेलियर नहीं बल्कि एक डेटा पॉइंट माना जाए कि ठीक है, हमें इस कॉन्सेप्ट पर और काम करना है। ये अप्रोच तो वाकई बहुत पॉजिटिव है। जब संस्थान अनुशासन को इस मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के साथ जोड़ता है तभी असली शैक्षणिक उत्कृष्टता या एकेडमिक एक्सीलेंस हासिल की जा सकती है, जिसका दावा उन्होंने अपने पिछले परिणामों में किया है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि दक्ष एजुकेशंस का ये जो मॉडल है ये सिर्फ रामगढ़ के कुछ छात्रों को पढ़ाने तक सीमित नहीं है। जी, ये उससे कहीं बड़ा है। ये असल में एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और वेल थॉट आउट एजुकेशनल फ्रेमवर्क है।
इसमें अर्ली इंटरवेंशन है, यानी कक्षा 1 से शुरुआत। डेटा ड्रिवन अप्रोच है। हाँ, यानी मासिक टेस्ट। और स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट है, यानी पेरेंट फीडबैक। और स्कैरसिटी मार्केटिंग भी है, यानी सीमित 250 सीटें। एकदम सही। और यही कारण है कि किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे उसका एजुकेशन सेक्टर से सीधा वास्ता हो या न हो, इस तरह के दस्तावेजों का विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल जरूरी है। यह हमें दिखाता है कि मॉडर्न एजुकेशन कैसे इवॉल्व हो रही है। ये सिर्फ किताबें पढ़ाने के बारे में नहीं है, ये एक पूरा कल्चर, एक पूरी वर्क एथिक बनाने के बारे में है। और अगर कोई पेरेंट ये चर्चा सुन रहा है तो उनके लिए ये एक चेकलिस्ट की तरह काम कर सकती है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। अगली बार जब वे किसी भी स्कूल या संस्थान का चुनाव करें तो उन्हें सिर्फ बिल्डिंग या दामों को नहीं देखना है। उन्हें सवाल पूछने हैं। हाँ, उन्हें ये पूछना है कि क्या वहाँ निरंतर मूल्यांकन होता है, क्या उनका फीडबैक लूप मजबूत है, क्या वे रटाने के बजाय कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रहे हैं। ये जानकारी उस नजरिए से बहुत ही एम्पावरिंग है। निश्चित रूप से। और इस पूरे मॉडल की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि वे इन सभी पुर्जों को एक साथ कितनी अच्छी तरह से चला पाते हैं। तो अब जब हम इस गहन चर्चा को समेट रहे हैं, हमने इस DSAT 2026 घोषणा पत्र के हर अहम हिस्से को डिकोड कर लिया है। जी। हमने स्कॉलरशिप के पीछे के मनोविज्ञान से लेकर कक्षा 1 से शुरू होने वाले 12 साल के लॉन्ग टर्म विजन तक हर चीज का विश्लेषण किया है। एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण रहा ये। लेकिन इस शो की परंपरा के अनुसार हम बिना एक ऐसे विचार के इस चर्चा को खत्म नहीं कर सकते जो दिमाग की बत्ती जला दे। बिल्कुल। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के आधार पर वो आखिरी विचार क्या होना चाहिए जो हमारे सुनने वालों को एक नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दे। इस पूरे दस्तावेज को देखकर मेरे मन में एक बहुत ही बड़ा सवाल उठा है। क्या? अगर दक्ष एजुकेशंस जैसे संस्थान हाँ, कक्षा 1 से लेकर 12 तक के लिए प्री फाउंडेशन और फाउंडेशन बैचेस चला रहे हैं, हाँ, अगर वे खुद ही कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग दे रहे हैं, 100% सिलेबस समय पर पूरा करवा रहे हैं और निरंतर मूल्यांकन से लेकर पेरेंट्स के फीडबैक तक की पूरी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो फिर पारंपरिक स्कूलों का भविष्य क्या है? ये तो अब एजुकेशन सिस्टम की पूरी बुनियाद पर ही सवाल है। क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां कोचिंग संस्थान या सप्लीमेंट्री एजुकेशन ही असली मुख्य धारा की शिक्षा बन जाएंगे? ये सोचने वाली बात है। और हमारे जो पारंपरिक स्कूल हैं, वे सिर्फ अटेंडेंस लगाने, सोशल इंटरैक्शन करने और अंत में एक डिग्री या सर्टिफिकेट जारी करने वाला एक ब्यूरोक्रेटिक ढांचा बनकर रह जाएंगे, जहां असली पढ़ाई नहीं हो रही, बस औपचारिकता पूरी हो रही है। बिल्कुल। जब असली पढ़ाई, असली अनुशासन और असली मूल्यांकन इस तरह के निजी इकोसिस्टम में हो रहा है, तो क्या पारंपरिक स्कूली शिक्षा धीरे धीरे अपनी प्रासंगिकता नहीं खो रही है? ये विचार वाकई में बहुत ही गहरा है। क्या हम अनजाने में ही कोर एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन और पैरेलल स्कूलिंग के एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं? और ये भी कि जब कोई संस्थान अपनी सीटें सिर्फ 250 तक सीमित कर देता है, तो क्या एक छात्र के लिए असली शिक्षा और प्रतिस्पर्धा उस कक्षा में कदम रखने से पहले ही, यानी DSAT की तैयारी के दौरान ही शुरू नहीं हो जाती? क्या ये सीमित अवसर ही सबसे बड़ा शिक्षक है? बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले कुछ ही सालों में हमें मिल जाएगा। और इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जी। एक साधारण से PDF ने आज हमें शिक्षा के भविष्य और उसकी गहराइयों को लेकर कितने नए दृष्टिकोण दिए हैं। हमें उम्मीद है कि इस विश्लेषण से सभी सुनने वालों को कुछ बेहद नया और मूल्यवान सोचने को मिला होगा। मेरा भी यही मानना है। ऐसे ही और भी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक विषयों की परतों को खोलने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। तब तक के लिए नई चीजें सीखते रहिए और अपने आसपास की हर जानकारी पर सवाल उठाते रहिए।